कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। कीचड़ समाजवादी पार्टी। पहला व्यक्ति है जो इस तरह का बात बोल दिया, नहीं तो कोई बोल नहीं सकता। अब आप क्यों चले गए थे अखिलेश यादव के साथ? नहीं, देखिए, कभी कभी जानबूझ करके जहर पीते हैं लोग। जानबूझ के जहर? हाँ, जानबूझ के जहर पीते हैं। आप वो क्लियर कट बता रहा हूँ। और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके उन्होंने देखा जी। कि 125 सीट गए, तो उनको तो मालूम हो जाना चाहिए कि ताकत कहाँ है। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में कहीं बीजेपी खाता नहीं खुला, कहीं एक सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। जो 2013 का फैसला था, कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ जातियां ओबीसी में हैं जो सैचुरेट हो चुकी हैं, सफिशिएंट उनको लाभ मिल चुका है और वो ऊपर आ चुकी हैं। हम अगर एक एक जाति की बात करें, आप नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, हमीद, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इनकी बात अगर हम थोड़े से वोट की बात करें, एक दरोगा नहीं है, एक कानूनगो नहीं है, एक एसडीएम नहीं है, एक आईएएस और आईपीएस नहीं है। भाई आज क्या जरूरत है? जो डीएम हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, डीजी हो गया, उसके परिवार को कोई जरूरत? आज जो मंत्री हो गया, क्या जरूरत है उसको आरक्षण की? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो लंबे समय तक जो विधेयक धूल फांक रही थी फाइल, उसको उन्होंने पास किया, दोनों सदन में पास हो गया। एक कानून का रूप ले लेगा, भले वो 5 साल 6 साल बाद लागू, लेकिन अभी फिक्स हो गया कि 33% रिजर्वेशन अब लागू होगा। गठबंधन चुनाव के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होता है। जैसे शादी हो गई तो परमानेंट हो गया। प्रोफेसर राम गोपाल कभी जीवन में गांव में नहीं जाने वाले, उनको धूल फका दिया। तो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके ताकत पाती हैं और बड़ी बन जाती हैं। बड़ी बन जाती हैं, फिर वो आपसे गठबंधन करेंगे। ये चीजें होती अब लोग अब आपके पीछे पड़े हैं। भाई आज हम बीजेपी से गठबंधन नहीं किए होते तो आपके यहाँ नहीं आते। सपा को नहीं आना है, बसपा को नहीं आना है। अब बीजेपी को लंबे समय तक यहाँ रहना है, तो आप भी लंबे समय तक रहेंगे। तो आप समझ लीजिए। तो मोदी जी का कोई विकल्प है का? अभी तो यही जो 23 दल जुटल हुए, रोज हुमचा करत हो सब। वो तो हम, वो तो हम, तो को तब अलगे हो जो। आप मंत्री बन रहे हैं ना? अब चल तो रहा है, जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का विशेष इंटरव्यू। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर उनका नाम ना हो तो आज के समय में यहाँ पर सियासत मुमकिन भी नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। मेरे इतना कहने पे ही लोग समझ जाएंगे कि वो कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि वो ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं, सीधा असर रखते हैं, अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी के लोगों से सीधा जुड़ाव रखते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से इस कदर ऊपर आई है कि कोई उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बहुत स्वागत है सर आपका, आपने समय दिया। कुछ दिन पहले इसी जगह पे हम इंटरव्यू कर रहे थे अरुण राजभर का भी, तो उन्होंने कहा था कि आप एक ब्रांड बन चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ब्रांड हो चुके हैं। इस ब्रांड को कैसे देखते हैं आप? ब्रांड मतलब क्या ऐसी पिछड़ी जातियों के लिए जिनकी आप आवाज़ उठाते रहते हैं, या सियासत में जहाँ पे अब आपकी ज़रूरत बन गई इसलिए आप ब्रांड बन गए? नहीं, देखिए, जो लंबे समय तक चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो, चाहे बसपा का शासन रहा हो, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको कोई जानता नहीं, उनका हक लूटा गया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत आपने सवाल किया पिछड़ी जाति का, तो 27% आरक्षण बीपी सिंह जी ने लागू किया। और उस आरक्षण का लाभ 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां इसका लाभ उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। उस मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, हक लूटते रहे। तो एक तरफ हक लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ हक दिलाने वाले लोग हैं, तो दोनों में द्वंद्व हो रहा है कि भाई हम हक लूटेंगे, हम कहें नहीं, हम लूटने नहीं देंगे, जिनका हक है उनको दो। हक की लड़ाई। अब उसी बात को लेके आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया जी। कि देश स्तर पे
हम जो 27% पिछड़ों को आरक्षण है वो सभी जातियों को मिले जो उसका हिस्सा है। तो वो आयोग अपना काम कर रहा है। उसी बात को लेकर पिछली बार भी यूपी में जी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो एक कमेटी बनी, रिपोर्ट आई जी 7, 9, 11, एक बार भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की जबान पे ये नहीं आता है कि भाई 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं तो शेष जातियों को दिया जाए, एक बार नहीं बोलते हैं। और इसी नाते ओम प्रकाश राजभर की चर्चा होती है कि ये हक लूटा जो जा रहा है उस बात को सबके सामने रख रहा है कि ये लोग हक लूट रहे हैं, हम हक दिलाना चाहते हैं, आप अपने हक के लिए लड़ो, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ो, आप अपने बेहतरी के लिए लड़ो, इन लोगों के चक्कर में न पड़ो। इस नाते चर्चा होती है। लेकिन कभी कभी इसमें कहा था कि आप विभाजनकारी भाषण दे देते हैं, आप अपने लोगों को कह देते हैं कि क्यों वोट दे रहे हो जब तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, तुम्हारी भागीदारी नहीं है, तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो सपा, बसपा, कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं। अच्छा भाई जिस नेता को अपने नेतृत्व से अपना हक मांगने की हिम्मत न हो, वो नेता वहां झंडा क्यों ढो रहा है? अपनी बात कहने का अधिकार न हो तो वहां झंडा ढोने से क्या फायदा है? अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी मांगने की हिम्मत न हो। 4-4 बार सपा की सरकार, 4-4 बार बसपा की सरकार, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, उन सरकारों में आज बीजेपी की सरकार है। आज जितनी चर्चा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग की जितनी तेजी से चर्चा हो रही है, इसके पहले भी तो सरकारें थी ना, क्यों नहीं चर्चा हो रही थी? चाहे वो सामान्य वर्ग के आरक्षण की बात को चर्चा रही हो, चाहे पिछड़े वर्ग के आरक्षण की भागीदारी के सवाल पे चर्चा हो रही हो, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के सबको लाभ देने की बात हो रही, इसी समय क्यों चर्चा हो रही है? इसके पीछे कहीं न कहीं जो सोई हुई कौम थी उसको जगाया गया, वो जातियां जगी, जागने का नतीजा है कि आज वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो 2013 का फैसला था, कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ जातियां ओबीसी में हैं जो सेचुरेट हो चुकी हैं, सफिशिएंट उनको लाभ मिल चुका है और वो ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला। तो आपकी लड़ाई ये रही है कि जिनको बिल्कुल नहीं मिला उनको हिस्सा मिलना चाहिए। अब जैसे उदाहरण मैं बता दूं, हम अगर एक एक जाति की बात करें, आप नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, हमीद, आरक, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इनकी बात अगर हम थोड़े से वोट की बात करें, एक दरोगा नहीं है, एक कानूनगो नहीं है, एक एसडीएम नहीं है, एक आईएएस और आईपीएस नहीं है। क्यों वोट देते थे बसपा, सपा, कांग्रेस को? किस लिए वोट दिलाया जाता था? भागीदारी क्यों नहीं मांगा? अगर ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये बच्चों को बेहतर शिक्षा दे करके, इनकी व्यवस्था देके इनको ऊपर उठाने की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उस तहत इनके साथ क्यों दुर्व्यवहार हुआ? जो संविधान में चीजें थी उनको करना चाहिए था, नहीं किया। इसी बात को हम उनको समझाते हैं कि भाई देखो, ये हक लूटने वाले लोग हैं और हम लोग हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आप जागृत हो, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आपको व्यवस्था दी, आपको वोट देने का पावर है। इसी वोट से आप चाहो तो सब चीजें हासिल कर सकते हो, ये बहुत बड़ा पावर है। अच्छा, आप ओबीसी वाले मामले में मुझे याद है कि आप सामाजिक जनगणना वाली बात बहुत किए थे आप बीच में, तो जिनको लाभ मिल चुका है वो आपको ऐसे कौन लोग, ऐसे कौन सी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में जरूरत से ज्यादा लाभ ले चुकी हैं, उनको बाहर होना चाहिए? अब आप जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर कोई थाना पकड़िए, हर थाने पर समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों की बात करती थी, एक जाति यादव, अगर 25 स्टाफ है तो 8 से 10 अकेले यादव। कहाँ गया चौहान, कहाँ गया राजभर, कहाँ गया प्रजापति, कहाँ गया बिंद, कहाँ गया आरक, कहाँ गया बंजारा, कहाँ गया नाई, गोंड, लोहार, कुहार, कश्यप, कहाँ गया? तो यादव को वो ओबीसी का रिजर्वेशन ना मिले? नहीं मिलना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो वो क्रीमी लेयर में आ गया। हम इसी बात को कहते हैं ना कि सर्वेक्षण करा लो, आर्थिक आधार पे सभी जाति के गरीबों को आरक्षण दो। आज जो उस एरिया से ऊपर निकल गया तो उसको क्यों आरक्षण? ये सभी के लिए लागू, ये सभी सबके लिए होना, एक जाति नहीं, सबके लिए व्यवस्था है कि भाई जब आदमी आगे निकल गया तो फिर उसको आरक्षण की व्यवस्था क्यों?
उससे हटा करके जो निचली पायदान पे है, आरक्षण की व्यवस्था ही है, यही है, यही थी उत्थान के लिए। उत्थान के लिए है। तो फिर जब जिसका उत्थान हो गया तो फिर बार बार उसी का उत्थान क्यों? जो पतन की तरफ है तो उसको ऊपर लाने का प्रयास हो। तब आप क्यों चले गए थे अखिलेश यादव के साथ? नहीं, देखिए, कभी कभी जानबूझ करके जहर पीते हैं लोग। जानबूझ के जहर हाँ, पीते? जानबूझ के जहर पीते हैं, आप वो क्लियर कट बता रहा अच्छा। हूँ। और दूसरी चीज कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। कीचड़ समाजवादी पार्टी? नहीं, एक उदाहरण मैं बता अच्छा, रहा हूँ उदाहरण है। कि कीचड़ को साफ करने के लिए कभी कभी कीचड़ में हिलना पड़ता है। चाहे वो किसी को के ऊपर आप लागू करिए, उसमें हमको कोई परहेज नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ मैं गया, मैंने सबसे पहले उनको बता दिया था कि मेरी लड़ाई क्या है। मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। हिस्सेदारी सबको चाहिए, अगर मंजूर हो तो आप साथ आओ, और नहीं मंजूर हो तो मत आओ। हिस्सेदारी के सवाल पे गए थे और लड़ाई अंतिम क्षण तक मैं लड़ा, चाहे वो किसी जाति का। पहले चरण में जब चुनाव में उन्होंने कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, वहां साक्य सैनी माली को हिस्सा नहीं दिया, राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया, उसी समय मैंने कह दिया कि अब सरकार आपकी नहीं बनेगी। पहला व्यक्ति है जो इस तरह का बात बोल दिया, नहीं तो कोई बोल नहीं सकता। लोग ये भी कहते हैं आप समझ नहीं पाए टेम्परामेंट अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। आप समझ नहीं पाए? समझते हैं, बहुत जल्दी सेपरेशन हो गया। नहीं, जल्दी जुड़ाव भी हुआ, जल्दी सेपरेशन भी हो गया। देखिए, गठबंधन आप उठा के देखिए, गठबंधन चुनाव के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होता है कि जैसे शादी हो गई तो परमानेंट हो गया। कभी कभी शादी में भी तलाक होता तो है। मतलब सब कुछ संभव है सियासत में। और क्या है, आप उठा के देखिए, कांग्रेस से सपा गठबंधन टूट गया चुनाव बाद, सपा का बसपा से गठबंधन टूट गया, फिर सपा का बसपा से गठबंधन फिर टूट गया, सपा का कांग्रेस से गठबंधन टूट गया, सपा का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन टूट गया, सपा का निषाद पार्टी से गठबंधन टूट गया, सपा से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन सुभाषपा से टूट गया। ये तो है ना प्रमाण। तो इसको अवसरवादिता कहेंगे ना। अखिलेश जी कहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े तो आपके नंबर्स बढ़ गए, आप ये कहते हैं कि आप जहां जहां रहे तो उनके नंबर्स बढ़ गए, 110 तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर अलग अलग हो गए। उनको पता नहीं, अखिलेश जी को पता नहीं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में कहीं बीजेपी खाता नहीं खुला, कहीं एक सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। और जहां 47 सीट समाजवादी पार्टी थी पिछले 17 में, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके उन्होंने देखा कि 125 सीट गए। तो उनको तो मालूम हो जाना चाहिए कि ताकत कहाँ है, कि क्यों हम आगे गए, ये एहसास होना चाहिए उनको। और ओम प्रकाश राजभर वो काम करके दिखाया। मैंने बयान दिया था, एसी से बाहर निकलो, प्रोफेसर राम गोपाल कभी जीवन में गांव में नहीं जाने वाले, उनको धूल फका दिया। 22 के चुनाव में कभी शिवपाल जी को गजाने नहीं दिया, शिवपाल जी को गांव में धूल फाकने के लिए मजबूर कर दिया। और पहली बार बाई इलेक्शन में अखिलेश जी को भी जाना पड़ा धूल फाकने। ये ओम प्रकाश राजभर है। बीजेपी के साथ कैसे हैं रिश्ते? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन, क्लियर कट। आजकल जो राजनीति है अवसरवादिता की राजनीति है। छोटी पार्टियों की बड़ी मजबूरी है, अकेले चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, इस नाते उनका किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ। लेकिन इससे मैसेज क्या जाएगा? आप अवसरवादी नेता मतलब बनना चाह रहे हैं आप मुझे याद है 2002 से आप जिस तरीके से राजनीति आप कर रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा ठप्पा लेना चाह रहे हैं? आप तो अपने लोगों के लिए आप कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो अवसरवादिता ही क्यों? एक पार्टी बताइए जो पार्टी में अवसरवादिता ना हो। यही तो पार्टी विद डिफरेंस। आप अलग बनिए, आपसे उम्मीद करते हैं लोग। नहीं, हमसे उम्मीद करते हैं। देखिए, मायावती जी ताकत में आई बीजेपी से 3 बार गठबंधन करने के बाद, मुलायम सिंह जी ताकत में आए भारतीय जनता पार्टी से 89 में गठबंधन करके जब मुख्यमंत्री बने तब, ममता जी ने गठबंधन किया बीजेपी से, नीतीश जी ने गठबंधन किया बीजेपी से, उद्धव ठाकरे जी ने गठबंधन किया बीजेपी से। तो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके ताकत पाती हैं और बड़ी बन जाती हैं, बड़ी बन जाती हैं, फिर वो आपसे गठबंधन करेंगे। तो वो चीजें आपके सामने प्रमाण में दे रहा हूं ना, ये चीजें होती। अब लोग अब आपके पीछे पड़े हैं। भाई, आज हम बीजेपी से गठबंधन नहीं किए होते तो आपके यहाँ नहीं आते, हम गांव में रहते थे। हम धीरे धीरे 14 साल भगवान राम की तरह, जैसे उनको वनवास था उसी तरह हम गांव गांव घूमते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन बीजेपी से 17 में हम समझौता किए तो धीरे धीरे प्रदेश जाना, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए तो देश में धीरे धीरे सुबुगाहट हुई।
फिर बीजेपी से गठबंधन किए, आज पूरा देश में चर्चा हो रही है। बहुत चर्चा हो रही है। कब तक चलेगा ये, मतलब जब तक ठीक है आपकी बात मानी जा रही तब तक ही चलेगा या फिर लंबा चलेगा? नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देखिए अब देश में कांग्रेस को यूपी में तो नहीं आना है, सपा को नहीं आना है, बसपा को नहीं आना है, अब बीजेपी को लंबे समय तक यहाँ रहना है। तो आप भी लंबे समय तक रहेंगे। तो आप समझ लीजिए। लेकिन ये बताइए कि पावर सेंटर है, ठीक है, रिजल्ट में कहाँ रह गया घुसी में? रिजल्ट क्यों नहीं, देखिए आपने अध्ययन किया होगा तो हमारा काम अपनी पार्टी का जो हमारा जनाधार है, उस जनाधार को, उस वोट को एनडीए के प्रत्याशी को दिलाने में कहीं भी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। हम लोग 21 तारीख से लगातार 3 तारीख तक, बल्कि वोटिंग के दिन तक हमारी टीम डटी रही और पूरी मजबूती से, चाहे वो नामांकन के लिए जनसभा हो, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के जाने की जनसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम 2 तारीख के थे, हमारी पार्टी एकदम मजबूती के साथ बेमिसाल, कोई कह नहीं सकता। हम लोग बूथ अलग है, ये भी नहीं है, बूथ अलग है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग जो थे वहां का और हमारा वोट दोनों जोड़ के देखिए 210 बूथ एक नंबर है। 210 बूथ पर 443 वोट से जीते हैं, 443 वोट से जीते हैं। 210 बूथ पर 455 बूथ रहा है। तो अपने हिस्से का काम आपने कर दिया हम था। नहीं, हम कहीं भी रहते हैं। आपने देखा ना कि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश जी के साथ भी थे, तब भी मैं हमारी टीम पूरी ईमानदारी से उनको वोट दिलाया। नहीं होते तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर होती, 1 लाख वोट कम हो जाता। हम जहां रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। तो आप सलाह भी देते होंगे अपने हिसाब से, तो आपकी सलाह क्यों नहीं मानते हैं लोग? अखिलेश यादव नहीं माने, घोसी उपचुनाव में आपकी सलाह क्या थी? आपने सब बताया था कि स्थिति ठीक नहीं है। बता दिया था, हम बता दिए थे। अब भाई फैसला देखिए, अब एनडीए के बड़ा दल मालिक अमित शाह जी और मोदी जी और योगी जी और नड्डा जी है लोग बा। अरे आप भी बहुत बड़े हैं और नहीं, आपकी अब सीधी वही मुलाकात है अब सबसे। हम लोग तो उसमें सीधी शामिल मुलाकात है। हम लोग उसमें शामिल है ना। तो ये बड़े लोग हैं, अब इन लोगों का फैसला आ गया तो हम लोग तो बदल नहीं सकते। हम लोग तो उस फैसले में एकदम नारा लगाने वाले लोग हैं कि जो आपका भाई फैसला है उसको हम लोग सर्वमान्य है। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, आप बतौर अपनी पार्टी के अध्यक्ष, एनडीए से सिर्फ अगर हम बाहर करें, एनडीए की लाइन तो एक ही होगी, लेकिन अपनी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? हमारी पार्टी 1 नंबर है, किसी से कम नहीं है। आप उठा के देखिए, चाहे टीवी में देखिए, चाहे अखबार में देखिए, मैगजीन में देखिए, चाहे सोशल मीडिया में देखिए, किससे कम है? भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर चर्चा है तो भारतीय समाज पार्टी की चर्चा है। सपा भी पीछे है, कांग्रेस बसपा को तो छोड़ ही दीजिए। कहाँ हम कमजोर हैं? और हम जिसके साथ गए हैं उसका विकल्प ही नहीं पूरे देश में कोई है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए तो मोदी जी का कोई विकल्प है का? अभी तो यही जो 23 दल जुटल हुए, रोज हुमची हुमचा करत हो सब। वो तो हम, वो तो हम, तो को तब अलगे हो जो। अभी प्रदेश अध्यक्ष का यूपी के बयान आया कांग्रेस का ना कि अपना दिल बड़ा करे अखिलेश, प्रत्याशी खड़ा कर दिया उत्तराखंड में, 2200 वोट पाया, अब कांग्रेस 1600 से हार गई। उसी बयान उनका आया। तो कहीं न कहीं तो यहाँ पे बड़ा दिल रहेगा। अभी जब टिकट का बंटवारा होगा यहाँ भी, तो निषाद पार्टी, आपकी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल है, यहाँ भी तो दिल बड़ा रखना कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं। देखिए हम लोगों को दिल्ली में सरकार नहीं बनानी भैया, साफ साफ बात। हम लोगों को दिल्ली ये में तय है। उपस्थिति, हाँ ये तय है। अरे फिर भी कुछ सीटों पे 2, नहीं, 4, 5 हमारी कोशिश लोकसभा ये तो देखिए, लड़ेंगे। हमारी कोशिश होती है विधानसभा के भी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, कि हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए परेशान रहते हैं। तो उसके लिए 3% सीट की हम बात करते हैं। अब हम अपनी बात रखते हैं, अब वो कितना दे देंगे अब उनके ऊपर है भाई। अब जहाँ इतनी लोग हैं, संजय निषाद जी हैं, आपने नाम गिनाया, जी। अनुप्रिया पटेल जी हैं,
हम हैं और लोग आ सकते हैं, अभी दाव अगर लगा तो और लोग आ लाने जाए। की तैयारी में है? नहीं हम नहीं, और लोग हैं। नहीं, आप कहा जा रहा है कि आप ही जो लोग सीधे रास्ते पे नहीं थे आप पकड़ के लाए हैं उनको पीछे से। कुछ लोग और आ सकते हैं, अभी चल रहा है खेल, चल रहा है। तो कई लोग हो जाएंगे, तो उसमें सीट का झगड़ा कोई नहीं। लेकिन सहयोगी दलों में बड़ी जिसको बोलते हैं कौतूहल है, उत्सुकता है। ओम प्रकाश राजभर जो किनारे सेपरेट होके चले गए थे, आए हैं और अचानक से सबके ऊपर हो गए। संजय निषाद हैं, वो थोड़ा परेशान है। कोई परेशानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी परेशान है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा भाजपा में तरजीह मिल रही है नहीं, बाकी गठबंधन के सदस्यों के मुकाबले। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग पुराने साथी हैं, अनुभवी हैं, और एक दिल्ली में मंत्री हैं, एक यूपी में मंत्री हैं, तो हम तो एमएलए हैं, तो हमसे तो लोग बड़े लेकिन हैं। कई भाजपा के विधायकों से मेरी बात हुई है, कुछ मंत्रियों से भी, वो चाहते हैं, पूरब के ही है मैक्सिमम, कि आपको ज़रूर रखा जाए, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो वो हार जाएंगे। नहीं, वो उनका विषय ये कर सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल के करीब 28 लोकसभा सीटों पर 22%, 20%, 16%, 18%, 15%, 10% ऐसे वोट है। बड़ा वोट हो गया ना। परसेंटेज का वोट जब आता है 10%, जहाँ 22% है, बहुत वोट है ना। 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे पोलिंग वोट है, तो बड़ा मायने रखता है। तो यही आपकी ताकत है गठबंधन में अपनी बात। भाई लोकतंत्र में वोट की ही सबसे बड़ी ताकत है। वोट जिसके पास है, आज पूरा देश 14 के चुनाव में मोदी में हो गया था, बच्चा बच्चा मोदी मोदी चिल्ला रहा था। वोट उसको नहीं देना, लेकिन मोदी मोदी चिल्ला रहा था। प्रत्याशी कौन लड़ रहा कोई मतलब नहीं, वोट किसको का, मोदी जी को। आज पूरे देश में मोदी जी का विकल्प कोई नहीं ना है। आज की भी तारीख में मैं कह रहा हूं, चाहे जितना गठबंधन बन जाए, कोई विकल्प नहीं है। हम यूपी में हैं, हम बिहार भी जा रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, इतना गुस्सा वोटरों में है कि जिस दिन दिखाई दे दिया विकल्प, तो उलाट देंगे बिहारों को। बिहार में भी आप हाँ। मजबूत ताकत के साथ ले। बिहार में 38 जिले में हम 26 जिले ठीक ठाक कर लिए हैं। 10 अक्टूबर को जा रहे हैं गांधी मैदान पटना। हिम्मत नहीं पड़ती है गांधी मैदान में जाने की, लेकिन हम लोग जा रहे हैं 10 अक्टूबर को। अब बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे। दरअसल बीजेपी के अंदर खाने जो थिंक टैंक है वो खुद डरता है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसी मिसाइल है, अनगाइडेड उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे चल रहा है अभी ये सब? सब ठीक कैसे चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब जैसे बाहर जो खबर थी कि मुख्यमंत्री से नहीं पड़ती है, हाँ, बहुत बहुत चर्चा थी इसकी। ऑल इज वेल है, ये आज से नहीं है। तो मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? ये होगा हर कोई ना। जानना देखिए, चाह रहा है। समय होता है। हाँ। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। आप मंत्री बन रहे हैं ना? अब चल तो रहा है, जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है जी। जरूरत है समाज को उसकी, तो समाज की चाहत है, और एनडीए के भी साथियों की चाहत है। जैसे बड़े भाई संजय निषाद जी भी चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी चाहती हैं, और भाजपा तो मान लीजिए चाह ही रही है। अच्छा, अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में मामला रहा एक हफ्ते में, महिला आरक्षण बिल। आप ओबीसी की खूब बढ़ चढ़ के आप उनकी वकालत करते हैं, ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्या आप नहीं चाहते, जो आपने लिस्ट में 12-15 नाम गिनाए हैं, उस बिरादरी की, उस कम्युनिटी की महिलाएं, कमज़ोर महिलाएं पार्लियामेंट जाएं, विधानसभा जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो लंबे समय तक जो विधेयक धूल फांक रही थी फाइल, उसको उन्होंने पास किया। दोनों सदन में पास हो गया। एक कानून का रूप ले लेगा। भले वो 5 साल 6 साल बाद लागू हो, लेकिन अब ये फिक्स हो गया कि 33% रिजर्वेशन अब लागू होगा। रही बात, हम 33% नहीं, हम 50% को लेकर के, महिलाओं की आधी आबादी है 50%, तो इनको 50% राजनीति में, नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण मिले, इसके पक्षधर हम 20 साल से करते हैं। हम 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, अकेले महिलाओं की मीटिंग, महिला अध्यक्ष, महिला संचालन, महिला का भाषण, महिला श्रोता, जबकि घर से महिलाओं को निकालना बहुत टफ काम बहुत है। टफ है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में निकाल करके उनको जागृत करते थे कि आप अपने हक के लिए लड़ो।
जब विधानसभा और लोकसभा में आप जीत के जाओगे तभी आप अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हो। आज उस आंदोलन हमने किया और लोगों ने किया, आज उसका प्रतिफल है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% ही सही, जहाँ कुछ नहीं था 33% लागू हुआ। इसके लिए तो हम ओबीसी को नहीं उसमें रखा गया। नहीं, हमारी चाहत है कि देखिए, है, आप हमारी चाहते हैं। फिर कह रहा हूँ, मेरी चाहत है कि सामान्य वर्ग जो 10% रिजर्वेशन है, 27% जो पिछड़ों को है, 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को, अनुसूचित जाति जनजाति को, पंचायत चुनाव की तरह, जिस तरह पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग सबके लिए आरक्षण है महिलाओं के लिए, उसी तरह की व्यवस्था लोकसभा विधानसभा में भी होनी चाहिए। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे कि एक समीक्षा भी होनी चाहिए, भाई जो लोग लाभ ले चुके हैं वो बाहर हों, नए लोगों को लाभ मिले, जो लोग को नहीं मिला उनको लाभ मिले? ये पूरे आरक्षण सिस्टम की मैं बात नहीं, कर रहा हूं। बिल्कुल हम उसके पक्षधर हैं। हम हमेशा इस बात को कहते भी हैं कि अब उनको जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है उनको दिया जाए, उनको ऊपर उठाया लेकिन जाए। कोई आरक्षण पे बात करने से डरता है। आप तो बात कर रहे हैं कि नई समीक्षा होनी चाहिए, लोग डरते हैं बात वो कहने लोग से। डरते हैं जो वोट के लिए डरते हैं, हम वोट के लिए नहीं डरते हैं। दो चाहे मत दो, सही बात तो है ना, सच कड़वा होता है, लेकिन जब आदमी एक बार खा के चारपाई पे सोता है ना, तो वो भी व्यक्ति कहता नहीं वो आदमी सही कह रहा है। सत्य कड़वा होता है। कड़वा सच बोलते हैं। भाई आज क्या जरूरत है, जो डीएम हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, डीजी हो गया, उसके परिवार को कोई जरूरत आज जो मंत्री हो गया, क्या जरूरत है उसको आरक्षण की? आज उसको जरूरत है जो ट्रैक्टर पे माटी लाता है, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, जिसकी माली हालत खराब है, आज उसके बच्चों को ना उस आरक्षण की जरूरत है। और इसकी वजह से आप जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हक नहीं मिल रहा है। मिलेगा, इन्हीं को जैसे नहीं मिलता है। तो आप क्यों नहीं कहते हैं एनडीए के फोरम पे आप अरे कहिए? बिल्कुल कहेंगे। अब अभी तो धीरे प्रवेश धीरे। किए हैं, जब गए थे तो बताए। जैसे 18 तारीख को गए थे, हमसे पूछा गया, सारी बात मैंने रखा। फिर जब बैठक होगी तो फिर बताएंगे। हमारा काम है जिन लोगों की वकालत करते हैं, वंचित शोषितों की, उनकी बात को देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके सामने रखना। अभी जैसे मैंने कुछ एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री से मिला, हवाले के पैसे, जो हवाला का पैसा ग्रामीण इलाकों में गरीबों के खाता खुलवाए जा रहे हैं, और जो फराड आदमी खाता खुलवा रहा है वो एटीएम अपने पते पर मंगवा ले रहा है, हवाला का पैसा उनके खाते में मंगा के वो निकाल रहा है, और फर्जी मुकदमे लिखा करके गरीब बेचारे जेल जा रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को अवगत कराया कि ये बीमारी है। उन्होंने कहा कि तुरंत इस पर जांच होगी। उन्होंने कहा कि मेरे भी संज्ञान में बात नोएडा की साइड आई थी, मैंने उस पर संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई किया हूँ, इसको भी संज्ञान में ले रहा हूँ और कार्रवाई करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप बीजेपी के साथ काम किया, बहुत क्लोजली काम किया, अमित शाह जी से आपकी बात होती है, योगी जी से आपकी मुलाकात होती है, लेकिन एक नोट पे आप अलग भी हो चुके हैं। फिर आप अखिलेश यादव के साथ आप काम किए, फिर आप इधर आ गए। दोनों ही पार्टियों का मूल स्वभाव क्या है काम करने का? कहाँ पे काम करना आसान है, किसके साथ रहना आसान? देखिए, आज के परिवेश में पिछड़ों का हक योगी जी नहीं लूट सकते। उसका कारण है समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटी है, स्वीकार नहीं करती है। अच्छा, ये भी बात है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं खुद मुख्यमंत्री से 3 बार मिला। मैं एनडीए में नहीं था, लेकिन मैं मिला और इस बात को उनके सामने रखा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, अधिकारियों ने कुछ गलतियां हुई हैं, इसका रास्ता क्या निकले। आप जो भी रास्ता बात कर लो बच्चों से, हमारे जो सरकारी वकील हैं, महाधिवक्ता हैं, उनको भी लगा देते हैं, जो डिसीजन हो जाए तय कर लें, हम लोग मानने को तैयार हैं। यहाँ तो गलती अगर अधिकारियों ने किया है तो मुख्यमंत्री स्वीकार भी कर रहे हैं, और वहाँ अखिलेश जी की यहाँ लूट रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में तो अंतर है। यहाँ गलती मान लेते हैं, भाई स्वाभाविक है, प्रमाण है आपके सामने। और मजे की बात, सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दंगे हुआ करते थे। आज योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में कहाँ कर्फ्यू लगा, कहाँ दंगा हुआ? इसको सपाई नहीं मानेंगे, कांग्रेस वाले नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं कि योगी जी की राज में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं।
ये प्रमाण है, प्रदेश में 6 साल का इतिहास है। ये योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में दंगा नहीं हुआ। अखिलेश जी नहीं कह सकते कि मेरे राज्य में दंगा हुआ है वो नहीं कहेंगे। प्रमाण है ना, चाहे मऊ का दंगा हो, चाहे रामपुर का दंगा हो, चाहे लखनऊ का दंगा हो, चाहे ऐसे तमाम शहरों में दंगे, हर महीने में 4 गो 3 गो 5 गो दंगे हो जाते थे सपा कांग्रेस के सरकारों में। वो स्वीकार तो नहीं करेंगे। ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए। तो अभी भाजपा के साथ रिश्ता रहेगा ताकि आप अपनी पार्टी को और मजबूत करें। बिल्कुल रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर थे और खुल के बोलते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि सब कुछ बोल देते हैं, ये नहीं डरते कि कैमरा चल रहा है। और शायद यही वजह है कि जो इनकी पार्टी में इनको कहा जा रहा है कि एक ब्रांड बन गए हैं, हर कोई इनको पूछ रहा है, शायद ये भी एक उसी की वजह है। डेली लाइन पे इंटरव्यू देखते रहिए और जो भी आपको लगे इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में जा करके हमको ज़रूर बताएं। आपके जो रिएक्शंस हैं उसका हमको इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।